गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सारांश दुबे है और मैं अपना एमए किया हूँ हिस्ट्री से, है ना। पिछले साल दिसंबर में मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा नेट क्लियर हो गया था और इस बार फिर से मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाला हूँ ताकि मेरा जीआरएफ क्लियर हो सके। आज हम क्वेश्चन नंबर 136 से अपने लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि which writer has given the first hand information about the administration of शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल के बारे में हमें प्राइमरी सोर्स हमारा क्या है, तो अब्बास खान सरवानी की किताब है तारीख ए शेरशाही। इस किताब में अब्बास खान ने शेरशाह के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रेज में लिखा है। इसमें अब्बास खान सरवानी ये लिखता है कि शेरशाह के दौर में कानून व्यवस्था ऐसा था कि एक बूढ़ी औरत भी अपने सिर पे सोने का टोकरा लेके जाती थी तो उसे किसी चोर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके पास भी फटक सके। ठीक है, तो ये शेरशाह के जो था बारे में ये लिखा है तारीख़ शेरशाही में अब्बास खान सरवानी ने। ओके, सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। Who amongst the following wrote a biography of मजनी? ये आंसर एक्चुअली ये क्वेश्चन एक्चुअली चेंज किया गया था और इसका जो राइट आंसर है मजनी की बायोग्राफी इसे लिखा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है, ऑप्शन में मेंशन ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बायोग्राफी ऑफ मजनी, बायोग्राफी ऑफ गैरीबल्डी और बायोग्राफी ऑफ शिवाजी, इन तीनों की बायोग्राफी लाला लाजपत राय ने लिखी थी। इनका पर्पज़ ये था ऐसा लिखने का कि ये चाहते थे कि पंजाब में जो यूथ हैं जिनको इंग्लिश सामग्री पढ़ने के लिए नहीं मिल पा रही है तो उनको ये अपनी किताब के ज़रिए वो चीज़ें अवेलेबल करा सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है लाला लाजपत राय है और इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में कट चुका था। ठीक है, ये इसे वापस लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, लाला लाजपत राय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, द पास्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट राइटिंग्स अबाउट द पास्ट चेंज कह रहा है, और ये स्टेटमेंट कहाँ पे पाया जाता है? लिखा है E.H. कार व्हाट इज हिस्ट्री, यूजीसी मॉडल करिकुलम इन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, जैक्स डेरिडाज ऑफ जेमेटोलॉजी, माइकल फोकॉल्ट आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो कह रहा है कि द पास्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट राइटिंग्स अबाउट द पास्ट चेंजेस। ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपका इसमें पाई जाती है, द यूजीसी मॉडल करिकुलम ऑन हिस्ट्री एक किताब है, इसमें ये चीज़ मेंशन है। इसमें ये चीज़ लिखा है कि जो पास्ट रहता है वो तो एक जैसा ही रहता है, बट उसको बारे में जो लिखा जाता है, उसके लिखने का जो तरीका होता है वो समय के साथ बदलते जाता है। कहने का मतलब ये है कि
पास्ट में मान लो कोई इवेंट होता है, ठीक है, एक सेट ऑफ इवेंट होता है। अब इस इवेंट को देखने का नज़रिया पहले जो मतलब टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो मान लो टाइम फ्रेम ए है, ठीक है। ए टाइम फ्रेम में इसको देखने का नज़रिया ये हो सकता है कि ये जो इवेंट हुआ था ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, है ना। जैसे इसका मैं एक अगर सॉलिड एग्जांपल लूँ तो इसका एग्जांपल हमारा ऐसे हो सकता है कि अब जैसे हम बात करें रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, ठीक है, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये जो था इसके अब जैसे इसके बारे में है, तो अब इसके बारे में अंग्रेज लिखते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि ये कुछ स्वार्थी राजाओं का और कुछ बारबरिक लोगों को ये लड़ाई थी सभ्य लोगों के खिलाफ। तो अंग्रेज लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं। वहीं फिर बाद में कुछ टाइम के बाद जो नेशनलिस्ट लीडर हुए उन्होंने कहा कि ना भाई ऐसा नहीं है, ये जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। आप इसको कुछ स्वार्थी लोगों की लड़ाई कह के आप इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद फिर कुछ टाइम बीता, फिर जब मार्क्सिस्ट आए तो उन्होंने कहा कि ना 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 ऐसा नहीं है, ये जो लड़ाई थी ये इम्पेरियलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो इंडियन मासेस का जो था, इंडियन मासेस का इंडियन पीजेंट्री का जो गुस्सा था ये इसको शो करता है, राइट। तो ये चीज़ इसको ऐसे, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस एक इवेंट के एवज में हमें कितने सारे व्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो वही ये स्टेटमेंट कह रहा है कि द पास्ट रिमेन कांस्टेंट बट राइटिंग्स अबाउट द पास्ट चेंजेस। तो ये चीज़ हमारा यूजीसी मॉडल करिकुलम ऑन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी 2001 इसमें देखने को हमें मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हमारा 2 हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। ओके, हाँ, कंबन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाई कंबन। तो कंबन बेसिकली तमिलनाडु के एक राइटर थे, ठीक है, और इनका जो बर्थ हुआ था लगभग 1180 में हुआ था और ये 1250 तक जिए थे, ठीक है। कुल पहले तो ये चोला एम्पायर के अंडर में काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो ये अपना जगह शिफ्ट करते गए, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छे पोएट थे और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। तो उसी के बारे में हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सी कंबन की किताब नहीं है। तो कंबा रामायण, ये तो नाम से ही लग रहा है कि कंबन की है, तो ये है। सुदुक्कर अंताति, ये भी है और ये भी है। ये जो किताब है ये बेसिकली आपकी सरस्वती देवी को समर्पित है, डेडिकेटेड है, ठीक है। और रामायण तो ये जानते ही हैं। एरुल पथु जो है ये एक लोकल ट्रेडिशनल एक किताब है, तो इसमें उसमें जो भी डिवोशन का एस्पेक्ट है उसको मेंशन किया गया है। मूवरुल्ला, ये जो किताब है ये एक और तमिल राइटर हैं उनकी है। इस समय तिरुवक्करम नाम है उनका, इनका नाम है तिरुवक्करम इनका नाम है। अगर नाम में गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इनके नाम कुछ ऐसे ही होते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हमारा निकल के आता है मूवरुल्ला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, हमें मैच दी फॉलोइंग यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो टूल्स जो है वो पोस्ट पैलियोलिथिक टाइम का है। कलर्स जो है वो पेंटिंग से रिलेटेड है। इंडस के सील है और बियर्डेड मैन का स्टेटाइट है, ठीक है। तो यानी कि
ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस पैटर्न में हमारा कौन सा दिख रहा है? ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। पहला ये ऑप्शन है। दिस इज आवर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बात कर रहा है? ओके, तो यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज के थ्रू हम ये डिकोड करेंगे कि ये किस चीज़ के बारे में हमें पूछा गया है। So Bhau did not get any additional reinforcement from south. He made a great mistake in not guarding adequately the forts at the Jamuna and maintain his connection with the south. In this battle, the Marathas were routed and defeated completely. It was a disaster to them. Vishwas Rao and Sadashiv Rao were killed. Most of the officers fell. A large part of forces were massacred and annihilated. Remnants were pursued and slaughtered. A large amount of booty was captured by victors. The total loss of Maratha is estimated at 50,000 horses, 2 lakh cattle, thousands of camel, hundreds of elephants and large amount of cash and jewelry. ओके, तो ये बेसिकली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में दिया गया है ये चीज़ें, है ना। और ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी ये आपकी 1761 में हुई थी बिटवीन मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। राइट, तो ये उसी के बारे में हमारा बात कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा क्या सही है क्या गलत है उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो द फॉलोइंग पैसेज रेफर्स टू विच इम्पोर्टेंट बैटल, मैंने बता दिया है ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। ठीक है, 1761 में ये बैटल हुई थी। तो इस हिसाब से इसका आंसर हमारा हो जाता है 2। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। Which one of the following was eyewitness of this war? इस वॉर का आई विटनेस काशीराज पंडित था। ये बेसिकली बनारस का रहने वाला एक पंडित था और ये मराठा आर्मी के साथ ही चला आ रहा था। ठीक है, तो इसने जो पानीपत का जो बैटल हुआ था 1761 में, तो ये उसका आई विटनेस है, उसको अपने मेमोयर में इसने लिख लिया था और इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था और क्यों हारी थी मराठा सेना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉज द कमांडर इन चीफ इन दिस बैटल। तो पैसेज में ही दिया है, इसका आंसर हमारा सदाशिवराव भाऊ है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोर्सेस के कमांडर इन चीफ जो थे मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ और अब्दाली की तरफ से ये खुद था। ठीक है, तो मराठा एम्पायर का जो कमांडर इन चीफ था वो सदाशिवराव भाऊ था। ये पेशवा बालाजी राव का कजिन था। ठीक है, कजिन के मतलब चचेरा भाई था। ठीक है, तो बालाजी राव का ये भाई था, चचेरा भाई था सदाशिवराव भाऊ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इसमें से कौन सा रीज़न मराठों की हार का कारण नहीं था। ऑल मुस्लिम लीडर्स ऑफ नॉर्थ कंबाइंड अगेंस्ट मराठास, सही है। द हिंदूज रूलर एक्सेप्ट सूरजमल डिड नॉट ज्वाइन एंड सपोर्ट भाव, बिल्कुल।
Maratha fall short in fighting and doing glorious deeds. And the difference that there were difference about the plan of campaigning about among the Maratha chief themselves. ये ठीक है, यही गलत है, क्योंकि लड़ने में उनकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाकी तीनों जो थी वो उनकी कमी को दर्शा रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। सो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। What were not the consequences of this war? Maratha lost their support in North India. बिल्कुल। Maratha lost heavily in men and military power. बिल्कुल। Balaji Bajirao died soon after hearing the news of terrible disaster. ठीक है। It paved the way of Ahmad Shah Abdali to carve a kingdom of Northern India. नहीं, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का मेन मोटिव था इंडिया की जितनी भी वेल्थ थी उसको लूटना था। ठीक है, वेल्थ को लूटना था, और बाकी इससे इसका कोई मतलब नहीं था कि अब कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वो उसे अपना साम्राज्य बनाना था नहीं बनाना था, ये सब उसके सिर्फ अफगानिस्तान से मतलब था और वेल्थ से मतलब था। तो इसलिए 4 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है। राइट, ओके। हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज इस पेपर को अच्छे से ख़त्म कर दूँ, ताकि कल से हम या अगले वीडियो से हम नए पेपर की शुरुआत करें। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट द हिस्ट्री राइटिंग ऑफ द रिवॉल्ट। अच्छा, ये दूसरा पैसेज आ गया है, तो अब हमें इस दूसरे पैसेज को थोड़ा सा पढ़ना होगा। राइट, ओके। The writers who profess to write the history of the revolution that was enacted in India in 1857 do not try to discuss the real causes that led to it. On all great religious and political revolutions, it is impossible to connect together the links apparently inconsistent without thoroughly understanding the principles which are at work. Mazzini, in a critical article on Carlyle's French Revolution, has said that every revolution must have a fundamental principle. A revolutionary movement cannot be based on flimsy and momentary grievances. What type of mistakes the English authors have committed in writing the history of Revolutionary War? Their account have been based on misleading and unjust ideas on which changes or distort the whole spirit of revolution is the device of the English historian, often namely describing the rumor of a greased cartridge as the moving cause of the revolution. Equally misleading is the theory that the rising was due to annexation of Awadh. The great principles were Swadharma and Swaraj. In the thundering room of Din, which rose to protect religion when there was evident sign of cunning, dangerous and disruptive attack on religion dearer than life, and in a terrific blows dealt at the chain of slavery with a holy desire of acquiring Swaraj. In the proclamation of the establishment of Swaraj, the Emperor of Delhi says, Hindus and Mohammedans of India, arise, brethren of all the gift of God, the most gracious is the gift of God. So ये हमारा पैसेज था। इस पैसेज के बेसिस पे पूरा हम आंसर क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट हिस्ट्री राइटिंग ऑफ रिवॉल्ट। A revolutionary movement cannot be based on flimsy and momentary grievances। बिल्कुल सही है। The English author have given a correct account of revolt। बिल्कुल नहीं, बाकी सब सही है। The English author have यही तो दिया है इस पैसेज में कि अंग्रेज़ों ने तो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बुराई की है, काफ़ी ज़्यादा निंदा की है। तो करेक्ट अकाउंट कहाँ से हो सकता है? वो तो चाहेंगे कि इसको कुछ स्वार्थी लोगों का रिवोल्ट बता दिया जाए या फिर
मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन के जवाब मैंने यही तो कहा था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के संदर्भ में तो मैंने बताया था कि इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर कैसे बताते थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, कि वो इसे असभ्य लोगों के खिलाफ सभ्य लोगों की लड़ाई थी, या फिर क्रिश्चियन लोगों की लड़ाई थी नॉन क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ, तो ऐसे ही कहते थे। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मूविंग कॉज ऑफ रिवॉल्ट? मूविंग कॉज ऑफ रिवॉल्ट मतलब इमीडिएट कॉज है, तो इमीडिएट कॉज हमारा ग्रीस्ड कार्ट्रिज है, ठीक है। ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो है कहा जाता है, अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कई सारे कॉज रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल रहते हैं, है ना, सोशल रहते हैं, इकोनॉमिक रहते हैं, रिलीजियस रहते हैं, और फिर एक इमीडिएट कॉज रहता है। तो इमीडिएट कॉज में हमारा जो रहता है वो ग्रीस कार्ट्रिज रहता है। इसके अलावा एक और इमीडिएट कॉज रहता है, वो है हमारा जिसे बेसिकली आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश का एनेक्सेशन ओवर बर्मा, ठीक है, तो वो भी है। हालांकि वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से पूरा मामला शुरू हुआ था वो था ग्रीस्ड कार्ट्रिज का मामला, ठीक है। ओके, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 148, हु इज द क्रिटिकल ऑफ कार्लाइल्स अकाउंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्वेश्चन में ही दिया है मैजनी है, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो इसमें मैजनी का मेंशन है। तो मैजनी जो है वो कार्लाइल का जो अकाउंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, उसका बारे में वो क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। मैजनी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, दीन मीन्स, व्हाट डज दीन मीन्स? दीन का मतलब होता है प्रोटेक्ट ऑफ वंस ओन रिलीजन, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है सी या 3। और आखिरी क्वेश्चन है, हु गेव कॉल टू द हिंदूज एंड मुस्लिम टू राइज टुगेदर फॉर स्वराज? ये आखिर में यही कहा है, एम्परर ऑफ दिल्ली यानी बहादुर शाह जफर, क्योंकि उस वक्त दिल्ली का जो एम्परर था वो यही था, बहादुर शाह जफर। इसने कहा था कि हिंदूज एंड मोहम्मडन्स एक हो जाओ, हमें खड़ा होना है, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, ठीक है, और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर की डिस्कशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।